Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So in this particular video we are going to continue the final term preparation series for CS 610 that is computer networks. तो हमने सिक्स चैप्टर्स की जो है वो हमने प्रिपरेशन वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। अब ये सिलेबस के हमारे लास्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो रहते हैं। सो वी विल ट्राई कि हम इन तीनों चैप्टर्स को जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर कर लें। अच्छा, अब सबसे पहले बात आ जाती है लेक्चर नंबर 43 की। एंड एज यू कैन सी द टाइटल आईपी राउटिंग की जो है वो हम बात कर रहे थे, और ये इसका पार्ट 5 है ये चैप्टर। ठीक है। अच्छा, अब आईपी राउटिंग क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले बात आ जाती है इंटरनेट मल्टीकास्ट राउटिंग की। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू बन जाता है कि इंटरनेट मल्टीकास्ट राउटिंग जो है वो डिफ़िकल्ट क्यों है, या ऐसा इतनी कन्वीनियंट क्यों नहीं है नेटवर्किंग में। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेट मल्टीकास्ट राउटिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मल्टीकास्ट ग्रुप है जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट कहने के एंड डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, उसमें कभी भी कोई भी कंप्यूटर आर्बिट्रेरली लाइक रैंडमली जो है वो आके जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। और अगर इस तरह हो जाए तो फिर डेफिनेटली राउटिंग टेबल्स को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल हो रहा होता है। तो इसलिए इंटरनेट मल्टीकास्ट राउटिंग जो है वो इसलिए डिफ़िकल्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना। क्यों? क्योंकि ये किसी भी आर्बिट्ररी मेंबर को, किसी भी रैंडम मेंबर को जो है वो ज्वाइन करना भी अलाउ करता है किसी भी टाइम पे, और लीव करना भी अलाउ करता है। अच्छा, अब यहाँ पे अब क्वेश्चन बन जाता है कि आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग जो है वो एनोनिमस जो है, लाइक बिल्कुल हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, अननोन समझ लें, वो किन 2 तरीक़ों से है। तो देखें, आईपी मल्टीकास्ट राउटिंग जो है या आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप जो है वो 2 तरीक़ों से एनोनिमस है, या कह लें कि अननोन कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप में पहली बात तो ये कि ना तो सेंडर को पता चलता और ना रिसीवर को पता चलता कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो सेंडर इस वक्त बना हुआ है, या किस कंप्यूटर ने, किस क्लाइंट ने रिसीव करना है। उसके अलावा उसे ये भी नहीं पता होता कि मैं जिस मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर हूँ उस ग्रुप में टोटल मेंबर्स कितने मौजूद हैं। ठीक है। तो उसे नंबर ऑफ़ ग्रुप मेंबर्स भी नहीं पता होता। फिर उसके बाद सेकंड इसकी रीज़न ये आ जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप जो है वो एनोनिमस है। क्यों? क्योंकि जो राउटर्स होते हैं उसमें जो कनेक्शन डिवाइसेस होती हैं और जो होस्ट्स होते हैं उन दोनों को जो है वो नहीं पता होता कि कौन सी एप्लीकेशंस जो हैं वो कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर से होते हुए सेंडर के थ्रू रिसीवर तक पहुंचेंगी। ठीक है। तो ना एप्लीकेशंस का पता, ना नंबर ऑफ़ ग्रुप मेंबर्स का पता, ना ये पता कि सेंडर कौन है, ना रिसीवर का पता। सो इसलिए जो है वो आईपी मल्टीकास्ट ग्रुप को एनोनिमस कंसीडर किया जाता है। फिर यहाँ पे आ जाती है बात, एब्रीविएशन भी आपने एमसीक्यू के लिए देख लेना है। आईजीएमपी बेसिकली क्या होता है? इंटरनेट ग्रुप मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल। ठीक है। और उसके अलावा ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से कोई भी जो होस्ट है वो लाइक नियर बाय राउटर, जो होस्ट के पास एक पूरा नेटवर्क है, आपके पास एक पूरा कनेक्शन मीडियम है। ठीक है। तो होस्ट के आसपास जो भी राउटर्स होंगे वो उसको फ़ौरन से इन्फॉर्म कर देगा अगर किसी सेकंड होस्ट ने या किसी और कंप्यूटर ने आपके नेटवर्क में आके, आपके ग्रुप में आके कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है या कोई कंप्यूटर लीव करने जा रहा है। तो आईजीएमपी लाइक इंटरनेट ग्रुप मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कोई भी होस्ट अपने आसपास किसी होस्ट के आने और जाने के बारे में राउटर को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो अप्रोचेज़ हैं डेटाग्राम फॉरवर्डिंग की, यहाँ पे अब कुछ हैं लाइक फ्लड एंड प्रोन आपके पास जो अप्रोच है डेटाग्राम फॉरवर्डिंग की। अच्छा, अब डेटाग्राम बेसिकली क्या है? पैकेट ऑफ डेटा है, एक चंक ऑफ डेटा है जिसने सेंडर से जो है वो रिसीवर तक पहुँचना है अक्रॉस द कम्युनिकेशन लिंक। अब उसके लिए क्या अप्रोचेज़, क्या स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करेंगे, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। एंड अगेन आई रिपीट, ये लॉन्ग या सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले बात आ जाती है फ्लड एंड प्रोन अप्रोच जो है। फ्लड एंड प्रोन अप्रोच जो है वो इस तरह की सिचुएशंस के लिए आइडियल होती है जब आपका मल्टीकास्ट ग्रुप जो है वो स्मॉल हो, और उसमें लाइक आपके ग्रुप में जो भी मेंबर्स, जो भी कंप्यूटर्स, जो भी एंड डिवाइसेस, होस्ट्स, राउटर्स, जो भी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके ग्रुप में, आपके मल्टीकास्ट ग्रुप में, वो किसी कंटिगुअस लैन से कनेक्टेड हो। कंटिगुअस लाइक कंजक्टिव, आपके पास कोई लोकल एरिया नेटवर्क है तो वो उसी का पार्ट होनी चाहिए। कौन? जो भी मेंबर्स आपके ग्रुप में हैं। ठीक है। ऐसा अगर आपके पास सिनेरियो अवेलेबल है तो कौन सी अप्रोच यूज़ होगी? फ्लड एंड प्रोन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि ये जो फ्लड एंड प्रोन प्रोटोकॉल है, या ये जो फ्लड एंड प्रोन अप्रोच है आपके पास, वो एक टेक्निक यूज़ करती है आरपीबी और आरपीबी क्या है? रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग। और इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम साइकिल्स को ब्रेक करते हैं और अल्टीमेटली आपको जो नेटवर्क है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, और डेटाग्राम जो है वो ज़्यादा रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के साथ जो है वो अक्रॉस द मीडियम सेंड हो जाते हैं।
फिर नेक्स्ट बात आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन एंड टनलिंग की। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड टनलिंग ऐसी सिचुएशंस और ऐसे सिनेरियोज़ में आइडियल होता है जब आपका ग्रुप जो है वो स्मॉल ना हो और ना ही किसी कंटिगुअस लैन से कनेक्टेड हो, बल्कि वो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हो, कि किसी एक साइट पे जो है वो कुछ मेंबर्स हैं, फिर किसी अगली साइट पे कुछ मेंबर्स हैं, और ये जो जोग्राफिकल लोकेशन हैं वो अक्रॉस द कंट्रीज़ भी जो हैं कह लें कि स्प्रेड हुई हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आमतौर पे कॉन्फ़िगरेशन एंड टनलिंग अप्रोच या कॉन्फ़िगरेशन एंड टनलिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब डेटाग्राम पहुँचता है तो राउटर जो है वो अपना राउटिंग टेबल जो है वो मतलब अपडेट करता है, और फिर उसके अलावा वो अपने राउटिंग टेबल को रेफ़र करके देखता है कि लाइक कौन कौन सी साइट्स हैं मेरे टेबल के कॉलम्स में मौजूद जिनको इस डेटाग्राम की कॉपी मिलनी चाहिए, और फिर वो अल्टीमेटली जो है वो उन साइट्स तक वो डेटाग्राम की कॉपी पहुंचा देता है। अच्छा, अभी थर्ड अप्रोच आ जाती है कोर बेस्ड डिस्कवरी। यहाँ पे आप देखें कि कोर बेस्ड डिस्कवरी जो है वो राउंड अबाउट एक आपको मतलब एक ट्री या कोई ग्राफिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए से जो है वो हम डेटाग्राम या जो आपके पास पैकेट ऑफ डेटा है उसकी डेस्टिनेशन को हम कह लें कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और अ ट्री। ठीक है, उसके अलावा ये आपको स्मूथ ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड करता है। ग्रोथ किसकी, कि आपका जो नेटवर्क है वो उतना ही ज़्यादा स्केलेबल होगा, उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो राउटिंग मतलब ये जो कोर बेस्ड डिस्कवरी राउटिंग प्रोटोकॉल है, इससे क्या होता है कि आपका मतलब फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क में 10 या कह लें 12 मल्टीकास्ट ग्रुप्स हैं, तो जब अगर आपने अपने नेटवर्क के क्रॉस कोर बेस्ड डिस्कवरी अप्रोच यूज़ की हुई है डेटाग्राम के फॉरवर्डिंग के लिए, तो क्या होगा कि हर मल्टीकास्ट ग्रुप को एक यूनिकास्ट एड्रेस जो है वो मिल जाएगा, जिसकी वजह से जब राउटर 1 कह लें कि राउटर 2 को डेटा सेंड करेगा तो वो पहले उसके राउटिंग टेबल्स को रेफ़र करेगा, और फिर उसे जो है वो यूनिकास्ट एड्रेस जो है उस मल्टीकास्ट ग्रुप का वो रेंज स्पेसिफाई करने में बेसिकली हेल्प आउट कर रहा होगा, और उससे अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली साइट्स जो हैं वो पॉसिबल डेस्टिनेशन है। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम बच जाता है, राउंड ट्रिप टाइम बच जाता है, और हमारा नेटवर्क हम कहते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। वेल, अब हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 44, और अगेन ये पार्ट 6 है आईपी राउटिंग का, और इसमें जो है वो कुछ मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स की बात करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये जो मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं ना, ये आपके पास एमसीक्यूज़ में तो आते ही आते हैं, शॉर्ट में और लॉन्ग में। लाइक सब्जेक्टिव में इस तरह से आते हैं कि या तो वो आपसे पूछ लेगा कि जो मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स हैं उनके नेम्स बताएं, और समटाइम्स ब्रैकेट में लिखा होता है कि जस्ट एब्रीविएशंस, तो ये आपने बस एब्रीविएशंस बता देना है। समटाइम्स अगर वो आपके पास लॉन्ग में आ रहा है तो फिर क्या होगा कि वो प्रॉपर लिखा होता है कि एब्रीविएशन नहीं बल्कि फुल फॉर्म भी आपने बतानी है। ठीक है, और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा ही आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि उसको डिस्क्राइब भी करना है, तो कहने का मकसद है कि जो पूरा टॉपिक है उसको आपने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपेयर कर लेना है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर होल कोर्स। अच्छा, अब सबसे पहले मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल हमारे पास आ जाता है DVM-RP, विच बेसिकली स्टैंड फॉर डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये जो प्रोटोकॉल है DVM-RP ये यूज़ कौन करता है, ये यूनिक्स प्रोग्राम mrouted यूज़ करता है। उसके अलावा इंटरनेट मल्टीकास्ट यूज़ करता है, जिसे mBone या इंटरनेट मल्टीकास्ट बैकबोन कहते हैं, वो यूज़ कर मतलब इस तरह से डिफरेंट जो है वो आपके पास कह लें कि कम्युनिकेशन लिंक्स या चैनल्स हैं जो इस पर्टिकुलर मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाता है कोर बेस्ड ट्रीज़। कोर बेस्ड ट्रीज़ को हम शॉर्टकट में एब्रीविएटेड फॉर्म में कहते हैं CBT, और इस राउटिंग स्कीम को, इस मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है आपके प्रोटोकॉल का, जो डीप इनसाइड आपके सॉफ्टवेयर आपका जो सोर्स कोड एम्बेडेड है उसमें एक डिलीवरी ट्री जो है वो बन जाता है सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट होते हुए। लाइक जो ट्री है वो ओरिजिनेट या कहाँ से होता है, लाइक उसका ओरिजिन कहाँ होता है, सेंट्रल पॉइंट से, और फिर वो आगे जो है वो ब्रांच आउट करता है। इसकी वजह लाइक इसको इसीलिए हम कहते हैं कि कोर बेस्ड ट्रीज़ हैं, कि ओवरऑल आपके पास एट द वेरी एंड ट्री जो है वो डेवलप होता है और वो कोर बेस्ड होता है। लाइक सेंट्रल पॉइंट से जो है वो ओरिजिनेट करता है और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ वो ग्रो करता रहता है एज़ पर द सिनेरियो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल आ जाता है PIMSM, विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट स्पार्स मोड, एंड देन यू हैव प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट डेंस मोड। तो अब इस स्पार्स मोड और डेंस मोड को हम इस तरह से समझ सकते हैं, लाइक कंसिडर कि आपके पास एक फॉरेस्ट है कोई। अब उस फॉरेस्ट में अगर ट्रीज़ जो हैं वो कंजेक्टिवली लाइक किसी स्पेस के बगैर जो है हर जगह मौजूद हैं, ट्रीज़ प्लांटेड हैं, तो वो होगा कि एक डेंस मोड है। और उस फॉरेस्ट में अगर कुछ ट्रीज़ हैं, फिर काफ़ी जो है वो एरिया खाली है, फिर उसके बाद कुछ ट्रीज़ हैं,
तो अगर वक्फे वक्फे से या इंटरमिटेंटली या इंटरवल्स के साथ आपके पास ट्रीज़ मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि अच्छा ये डेंस नहीं है, ये स्पार्स है। तो PIM SM और DM में भी बेसिकली यही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्पार्स मोड है उसमें इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट बताने का ये मकसद है कि ये किसी स्पेसिफिक यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल पे नहीं डिपेंड करता। कोई भी आपके पास लाइक मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल है या यूनिकास्ट है, इस तरह का कोई भी प्रोटोकॉल इसके लिए इक्वली वैलिड है, ठीक है। उसके अलावा ये कोर बेस्ड ट्रीज़ जो अप्रोच यूज़ करते हैं, स्पार्स मोड वाला ये जो प्रोटोकॉल है सेम वही अप्रोच जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। और ये एट द वेरी एंड जो है वो क्या करता है कि रिमोट जो ऑफ द शोर या जो फार ऑफ डेस्टिनेशंस होती हैं उनसे कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं उन्हीं डेटाग्राम्स के ज़रिए से। फिर आपके पास डेंस मोड वाला आ जाता है प्रोटोकॉल। अच्छा, अब लाइक प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल में एक चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है, और वो क्या कि जब हम ये जो डेंस मोड मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल है वो स्पेसिफिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हमने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, यूज़ करना हो, तो तब जो है वो हम प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट डेंस मोड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस पैराग्राफ को रीड करें तो ये शॉर्ट लिव्ड लाइक मल्टीकास्ट सेशंस के लिए यूज़ होता है। और उसके अलावा जो है क्या होता है कि लाइक वो राउटर्स या वो कनेक्टिंग डिवाइसेस जो ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं, लाइक प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट डेंस मोड प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं, उससे क्या होता है कि जितनी भी लोकेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो हैं मौजूद हैं, उन सब पे जो है वो आपका रिक्वेस्ट लाइक चली जाती है, और फिर रिक्वेस्ट का जो रिप्लाई होता है वो डिज़ायर्ड जो रिसीवर होता है वो सेंड कर देता है, ठीक है। इसी तरह ये डेंस मोड जो है वो काम करता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रोटोकॉल आ जाता है MOSPF। ये मल्टीकास्ट एक्सटेंशंस टू द ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, ये अगेन एक मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल है। अच्छा, उसके अलावा अगर वो आपसे पूछ ले कि कोई ऐसा प्रोटोकॉल इन मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स में से है जो इन सारी सर्कमस्टांसिस में, सारी सिचुएशंस में, हर तरह के सिनेरियो में इक्वली वैलिड हो और बेस्ट हो, ताकि हम बाकी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करें और उसी एक के साथ जो हम आगे कीप अप रखें, तो ऐसा नहीं है। हर प्रोटोकॉल्स के अपने प्रोज और अपने कॉन्स हैं। सो हम किसी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये जो प्रोटोकॉल है वो सबसे बेस्ट है, तो हर सिनेरियो के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाती है क्लाइंट सर्वर पैराडाइम। और ये जो क्लाइंट सर्वर पैराडाइम या क्लाइंट सर्वर लैंग्वेज है आपके पास, वो डिफरेंट नेटवर्क एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ कर रही होती हैं। जो पैसिव प्रोग्राम होता है उसको सर्वर कहते हैं, और जो एक्टिव प्रोग्राम होता है उसे हम कहते हैं क्लाइंट। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आगे और अगेन ये सब्जेक्टिव में आ जाते होते हैं, सो गिव देम अ रीड। यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्लाइंट जो है वो कोई भी आर्बिट्ररी, कोई भी रैंडम एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकती है। उसके अलावा ये क्लाइंट टेम्प्रेरी बेसिस पे बनता है। कोई भी डिवाइस क्लाइंट एज अ क्लाइंट जो है वो टेम्प्रेरली एक्ट करती है, ठीक है, परमानेंटली नहीं करती। फिर उसके अलावा क्लाइंट जो होता है वो किसी सर्वर का क्लाइंट तो बना ही होता है, लेकिन वो साथ के साथ लाइक कंकरेंटली जो है वो डिफरेंट और भी कंप्यूटेशंस और कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है अपने एंड पे। उसको डायरेक्टली जो है वो यूज़र ही इन्वोक करता है, और उसके अलावा ये यूज़र के कंप्यूटर पे लोकली रन कर रहा होता है। फिर उसके अलावा ये जो है वो इनिशिएट करता है कॉन्टैक्ट सर्वर के साथ, इसीलिए इसको हम एक्टिव प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। और एक वक्त में ये एक ही सर्वर के साथ कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश करता है। फिर हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्वर। ये स्पेशल पर्पस प्रिविलेज्ड प्रोग्राम होता है जिसके पास ज़्यादा प्रिविलेजेस, ज़्यादा ग्रांट्स, ज़्यादा एक्सेसेस होती हैं। उसके अलावा ये सिर्फ एक ही सर्विस एक वक्त में प्रोवाइड करता है, लाइक क्लाइंट मशीन की तरह ये एट द सेम टाइम और कंप्यूटेशंस और कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके अलावा ये लाइक क्लाइंट तो एक ही सर्वर को अप्रोच करता है ना, और उसी के साथ कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करता है, लेकिन जो सर्वर होता है वो बहुत सारे रिमोट और ऑफ द शोर क्लाइंट्स को कंकरेंटली जो है वो हैंडल कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जब सिस्टम बूट अप होता है तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये इन्वोक हो जाता है, और जो क्लाइंट था उसको जो है वो यूज़र इन्वोक करता है, ठीक है। ये इट एग्जीक्यूट्स फॉर एवर, और क्लाइंट जो है वो तब तक बस एग्जीक्यूटेड रहता है जब तक उसने सर्वर से लिंक इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा सर्वर, किसी कंप्यूटर के सर्वर बनने के लिए उसे कोई पावरफुल मशीन या डिवाइस चाहिए होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लाइक मेमोरी और स्पीड वगैरह के हिसाब से। फिर ये जो सर्वर है वो ख़ुद एक्टिव प्रोग्राम नहीं होता, इसीलिए हम पैसिव प्रोग्राम कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के कॉन्टेक्ट करने का वेट करता है और फिर अल्टीमेटली
लाइक डिसाइड करता है कि मैं एक्सेप्ट करूँ इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट को या रिजेक्ट करूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन में ये आपको नज़र आ रहा है कि ये क्लाइंट एंड है और ये सर्वर, और ये वही OSI लाइक आर्किटेक्चर है जिसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, फिर कुछ नेटवर्क इंटरफेस है एंड ऑल दैट स्टफ। सो बेसिकली यहाँ पे देखें, अब क्लाइंट और सर्वर जो है वो किसी इंटरनेट के अक्रॉस IP को यूज़ करते हुए, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करते हैं, और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि TCP/IP स्टैक को यूज़ करते हुए डेटा या फाइल्स या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। सो ये था लेक्चर 44, और फिर लेक्चर 45 में आपके पास ओवरऑल बस कोर्स की रिवीजन है। सबसे पहले बताया हुआ है कि पैकेट ट्रांसमिशन, अब ये कुछ आपके पास जो हैं वो मेन टर्म्स के चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे पैकेट फ्रेम्स और एरर डिटेक्शन पड़ा था, वैन टेक्नोलॉजीज़, फिर लैंस को एक्सटेंड कैसे करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग, फिर ATM हमने देखा था जो स्विच होता है बेसिकली। अच्छा जी, फिर उसके अलावा इंटरनेट वर्किंग में हमने क्या देखा था, हमने IP एड्रेसिंग की बात की थी, ARP मैसेज और ARP एक्नॉलेजमेंट्स देखी थी, फिर हम TCP और UDP को जो है वो मतलब कैसे अपने कम्युनिकेशन लिंक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कनेक्शन लेस होता है, कौन कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। फिर उसके बाद पैकेट ट्रांसमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमने कुछ एरर्स की टाइप्स देखी थी, बाइट स्टफिंग हम कैसे करते हैं, फिर पैरिटी बिट्स पैरिटी चेकिंग, फिर कुछ कंप्यूटेशंस और कैलकुलेशंस हमने चेकसम्स और CRCs के साथ की थी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक्स के साथ। फिर लैंड टेक्नोलॉजी में लैंड टोपोलॉजीज आ जाती हैं। अब ये ओवरऑल रिवीजन है, अब ये पेपर में तो सिलेबस जो डिटेल में आपने वही करना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये मेन कॉन्सेप्ट ही आपको बताया हुए हैं कि क्या क्या हमने किस चैप्टर में देखा था। ओवरऑल आपने इसमें और कुछ भी नहीं करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट CS610 दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो आई होप कि आपको जो है वो फ़ायदा हो रहा होगा इस फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज़ से। अगर फिर भी कोई टॉपिक नहीं समझ आता या कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन है, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।